मैं एसएस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर, जहां आपके सामने मैं फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास एजी केमिस्ट्री। और 12th क्लास एजी केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें अपनी चर्चा चल रही है मृदा के विभिन्न अवयव, मृदा के विभिन्न घटकों से संबंधित। किस प्रकार से मृदा के जो विभिन्न घटक होते हैं वो कितनी मात्रा में यहाँ पर उपस्थित होंगे और क्या क्या उनके कार्य होते हैं, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को मृदा के कुल 4 घटक बताए हैं। सबसे पहला आपको खनिज पदार्थ बताए हैं, दूसरा कार्बनिक पदार्थ बताए हैं, तीसरा है जल और चौथा है वायु। इनके बारे में हमने बात की है। तो इसमें सबसे पहला वाला यानी खनिज पदार्थ में पिछले सेशन में आपको बता चुका हूँ, तो आपने बिल्कुल उसको कंप्लीट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ और आज अपना टॉपिक है अगला घटक और वो है कार्बनिक पदार्थ। तो इसके बारे में अपन चर्चा को शुरू करते हैं। पहले विद्यार्थियों बात करें अपन सेकंड अवयव के बारे में और वो है कार्बनिक पदार्थ। यदि मैं बात करूं आपसे कार्बनिक पदार्थ के बारे में, तो देखो मृदा में कार्बनिक पदार्थ पौधों व पशुओं के अवशेषों के सड़ने गलने के फलस्वरूप 3 से 5% भारात्मक रूप से उपस्थित रहता है। यानी कि पौधों व जंतुओं के अवशेषों के सड़ने व गलने से बने कार्बनिक पदार्थ भारात्मक रूप से मृदा का 3 से 5% भाग बनाते हैं। 3 से 5% भाग ये मृदा का बनाने का कार्य करेंगे। आगे बात करें तो देखो मृदा में सूक्ष्म जीवों के निरंतर विच्छेदन से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है और ये कार्बनिक पदार्थ मृदा में पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो मृदा में इन कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन से अनेक पोषक तत्व मुक्त होते हैं जिससे मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। यदि लंबे समय तक मृदा की उत्पादकता बनाए रखने का कार्य करता है आपका कौन? ये कार्बनिक पदार्थ। आगे बात करते हैं तो मृदा वातन में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी, मृदा संरचना में सुधार, ये सब इनके कारण देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करें तो इसके अतिरिक्त मृदा वातन में बढ़ोतरी, आगे बात करें जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी, जल धारण
क्षमता में बढ़ोतरी, जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी, साथ ही बात करेंगे अपन कि मृदा संरचना में सुधार, मृदा संरचना में सुधार आदि कार्य संपन्न करते हैं। यानी कि ये सभी चीजें जो है, जैसे हम बात करें कि मृदा की उत्पादकता को बढ़ाना, मृदा की जलधारण क्षमता को बढ़ाना, मृदा के अंदर वायु की मात्रा, वातन की प्रक्रिया को बढ़ाना, साथ ही मृदा संरचना में सुधार करना, ये तमाम कार्य जो है वो आपके कार्बनिक पदार्थों के होते हैं जो मृदा के अंदर आए कहाँ से, तो मैंने आपको बता दिए हैं पौधों व जंतुओं के जो भी अवशेष होते हैं, जब उनका विखंडन होता है, विच्छेदन होता है सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, तो बहुत सारे पोषक तत्व मुक्त होंगे और इसके कारण उत्पादकता लगातार इसकी बनी रहती है। तो इस प्रकार का जो है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ के बारे में एक सामान्य सी बात है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, आगे बात करें अपन, तो मृदा कार्बनिक पदार्थ प्रायः आंशिक विच्छेदित रूप में पाए जाते हैं जिसे अपन ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि मृदा कार्बनिक पदार्थ, मृदा कार्बनिक पदार्थ क्रमशः मृदा कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं प्रायः अल्प विच्छेदित, प्रायः मृदा कार्बनिक पदार्थ प्रायः अल्प विच्छेदित या आंशिक विच्छेदित रूप में, आंशिक या अल्प विच्छेदित रूप जिसे ह्यूमस अपन कहते हैं में मृदा कार्बनिक पदार्थ प्रायः अल्प विच्छेदित रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से मृदा का दूसरा अवयव कार्बनिक पदार्थ जो है वो आपका यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद बात करें अपन तो मृदा का तीसरा महत्वपूर्ण घटक और वो है आपका मृदा के अंदर जल। क्या है? मृदा जल। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मृदा जल की बात करते हैं तो मृदा जल का हिस्सा आयतन के अनुसार 25% होता है और यह जल मृदा रंध्रावकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा से धारित होता है। ठीक है, और पौधों के पोषण के लिए अपन जानते हैं मृदा के अंदर उपस्थित जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि मृदा जल जो होता है वो आयतन के अनुसार 25% होता है। मृदा में आयतनानुसार 25% जल पाया जाता है। 25% जल पाया जाता है जो रंध्रावकाशों में रंध्रावकाशों में परिवर्तनीय बलों की मात्रा डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं परिवर्तनीय बलों के कारण धारित होता है या इकट्ठा होता है। बात एक ही है। ठीक है, यह पौधों को
पोषक तत्व उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बात करें तो देखो, यह लवणों को पोषक तत्वों के साथ विलयन बनाकर पौधों को पोषित करेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो भी पोषक तत्व जो होते हैं वो सब कहाँ पर घुले होते हैं, आपके जल के अंदर ही घुले होते हैं। ठीक है, तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को ये अपने अंदर घोलकर एक विलयन का निर्माण कर लेगा, और ये विलयन जो होता है आपके रंध्रावकाशों में उपस्थित होता है, जहाँ से जो मृदा की जड़ें होती है वो इसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार से यह पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो, मृदा संरचना, मृदा गठन, कार्बनिक अकार्बनिक मृदा क्लोराइड है, उनकी प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर रहता है। ठीक है, तो इस चीज को भी अपन लिख लेते हैं यहाँ पर कि यह लवणों व पोषक तत्वों को अपने में घोलकर विलयन बना लेता है। विलयन बना लेता है। विलयन बना लेता है। आगे बात करें तो मृदा संरचना, मृदा संरचना को मृदा गठन, मृदा गठन, कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा क्लोराइड, मृदा क्लोराइड, कार्बनिक एवं अकार्बनिक मृदा क्लोराइड, मृदा क्लोराइड की प्रकृति, मृदा क्लोराइड की प्रकृति, रंध्रावकाशों की मात्रा, रंध्रावकाशों की मात्रा आदि पर मृदा जल निर्भर करता है। तो अपन ने यहाँ पर मृदा जल के बारे में बात कर ली है कि मृदा जल मृदा के कुल आयतन का 25% भाग बनाता है, और रंध्रावकाशों में परिवर्तनीय बलों के कारण ये यहाँ पर इकट्ठा रहता है, रंध्रावकाशों में ये पाया जाता है, और ये पौधों को पोषक तत्व उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे उपलब्ध करवाएगा, तो वो सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी है कि ये लवणों व पोषक तत्वों को अपने में घोलकर विलयन बना लेगा, और इस विलयन को पौधे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। आगे बात करते हैं तो ये किस पर निर्भर करता है कि कितनी मात्रा में जल मृदा के अंदर होगा, कितनी मात्रा में नहीं होगा, ये किस पर डिपेंड करता है। तो ये निर्भर करता है आपकी तो मृदा संरचना पर निर्भर करता है, मृदा के गठन पर निर्भर करता है, कार्बनिक अकार्बनिक मृदा क्लोराइड की प्रकृति पर निर्भर करता है, और रंध्रावकाशों की मात्रा पर ये निर्भर करता है। तो यहाँ तक की बात आप लोगों ने देख ली है। ये थे अपने दो महत्वपूर्ण घटक आपके मृदा के, जो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ के साथ आप लोग उसको नोट जरूर करते रहें ताकि आपको आगे जो है समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से दो घटकों के बारे में अपनी बात हो चुकी है। ठीक है, एक अपन पहले पढ़ चुके हैं, कुल 3 अवयव जो मृदा के मुख्य अवयव होते हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन एक और अंतिम मृदा अवयव, और वो है आपका मृदा वायु। ठीक है, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं
चौथा आपका घटक है मृदा वायु। मृदा वायु के बारे में बात करें विद्यार्थियों तो देखो रंध्रावकाश में मृदा वायु का भी 25% आयतन होता है और ये भी रंध्रावकाशों में ही उपस्थित होती है। ठीक है, तो मृदा में आयतनानुसार 25% वायु रंध्रावकाशों में पाई जाती है। रंध्रावकाशों में पाई जाती है। इसका वितरण, अब देखो ये रंध्रावकाशों में पाई जाती है तो इसका वितरण असमान होता है, कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पर कम होगी। ठीक है, तो इसका वितरण असमान होता है। वितरण क्या होगा? असमान होता है। मृदा वायु में मृदा वायु में वायुमंडलीय CO2 कितनी होती है? वायुमंडलीय CO2 0.03% होती है। से मृदा वायु में वायुमंडलीय CO2 से अधिक CO2 कितनी? 0.3% पाई जाती है। यानी मृदा वायु के अंदर CO2 कितनी होती है? 0.03% होती है और आपकी मृदा वायु के अंदर कितनी होती है? 0.3%। यानी कि मृदा वायु से ज्यादा CO2 वायुमंडलीय वायु से ज्यादा CO2 कहाँ पाई जाएगी? मृदा वायु के अंदर पाई जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो यह जल वाष्प से संतृप्त रहती है। यानी यहाँ पर क्या पाई जाएगी? जल वाष्प भी पाई जाती है। यह जल वाष्प से संतृप्त रहती है। यानी कि इस मृदा वायु के अंदर क्या पाई जाएगी? जल वाष्प भी यहाँ पर पाई जाएगी। आगे बात करते हैं तो देखो इसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। यानी CO2 की मात्रा तो ज्यादा होती है, परंतु बात कर रहे हैं अपन इसमें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल से कम होती है। ठीक है, तो वायुमंडल से कम मात्रा यहाँ पर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन की पाई जाएगी। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक और बात आप लोग देखेंगे कि मृदा वायु में CO2 की मात्रा गहराई बढ़ने के साथ बढ़ती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो गहराई बढ़ने पर मृदा वायु में CO2 की मात्रा बढ़ती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। ऑक्सीजन की मात्रा घटती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर मृदा वायु के बारे में भी बात कर ली है कि मृदा वायु जो होती है आयतन के अनुसार मृदा के अंदर 25% मात्रा में पाई जाएगी। कहाँ पाई जाती है? रंध्रावकाशों में पाई जाती है। इसका वितरण असमान होता है। यानी कि ऊपर यदि अपन देखें मृदा की ऊपरी सतह पर वायु की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। नीचे जा रहे हैं तो जैसे अपन देख रहे हैं असमान मात्रा में देखने को मिल रही है। गहराई के साथ साथ CO2 की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है। तो इस प्रकार से असमान वितरण इसका देखने को मिलता है।
आगे बात करते हैं तो मृदा वायु में वायुमंडलीय CO2 से अधिक CO2 पाई जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन व नाइट्रोजन वायुमंडल से कम मात्रा में पाई जाती है। इसके अंदर जलवाष्प भी पाई जाती है। तो ये सब गुण आपको मृदा वायु के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने बात यहाँ पर करनी है इससे संबंधित आपके मृदा के विभिन्न अवयवों से संबंधित। आशा करता हूँ आपको मृदा के चारों अवयव बिल्कुल समझ में आए होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें अपन कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।